नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अभी BTER द्वारा ली जाने वाली अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष की फाइनल ईयर की तैयारी करनी है। मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए बच्चों से बात कर रहा हूँ। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्रम में 7 चैप्टर पे मैं आपको पूरा डिटेल दे चुका था। आज मैं चैप्टर नंबर 8 जो है आपके 3 हिंज्ड आर्च, त्रिगर्तीय मेहराब, तो उस पे चर्चा करूँगा। बहुत आसान चैप्टर है और इस पे एक बार तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं, एक बार इसमें शायद 3 क्वेश्चन आए थे, एक बार एक क्वेश्चन आया था, कुल 4 क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं अब तक। तो इसके बारे में अपन पहले चर्चा करें तो थोड़ा सा इसका फिगर समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने सारी कोई थ्योरी इसमें समझा रखी है, सारे फॉर्मूले प्रूव कर रखे हैं। जो आपके MCQ के लिए क्वेश्चन आए उनको भी मैंने कर रखा है, और भी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप कर लोगे अगर मेरे इस वीडियो को ढंग से देखोगे, पूरा देखोगे तो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार आपको मैं रफ पढ़ने पे समझाता हूँ, ठीक रहता है। देखिएगा, बीम और आर्च में क्या फ़र्क होता है। बीम तो स्ट्रेट होती है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, ये ओवर हैंगिंग बीम है, ये फिक्स बीम है, ये कंटिन्यूस बीम है जिसमें 3 या ज़्यादा सपोर्ट्स होते हैं। बीम में क्या है कि सब ये स्ट्रेट होती है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल, और लोड आते हैं इसके ऊपर वर्टिकली। अब जो बात कर रहे हैं अपन 3 हिंज्ड आर्च की, तो पहले अपन बात करते हैं आर्च। आर्च को अपन कहते हैं हिंदी में मेहराब। कई तरह की होती है, पैराबोलिक, सर्कुलर, 3 हिंज्ड, 2 हिंज्ड, 1 हिंज्ड, नो हिंज। लेकिन आपके कोर्स में है 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च। तो ये इस प्रकार की होती है। बेसिकली इसका भी जो पर्पस वही जो बीम का होता है, लेकिन ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी दिखने वाली होती है, सुंदर लगती है। तो जहाँ आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना हुआ इसकी मांग ज़्यादा होती है। तो आपके जो सिलेबस में है 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च, ये पैराबोलिक शेप इसकी, और ये इसका टॉप है, इसको अपन बोलते हैं क्रेस्ट। ये 2 इसके एंड्स हैं, A और B। C इसका क्राउन है। A पे हिंज होता है, ध्यान दीजिएगा, B पे भी हिंज होता है और C पे भी हिंज होता है, इसलिए ये 3 हिंज्ड आर्च है। तो 2 हिंजेस तो होते हैं इसके सपोर्ट्स के ऊपर, और तीसरा होता है इसके क्राउन पे, टॉप पे। अब भार इस पे कैसे भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इतना UDL आ गया, या पूरा UDL हो गया, या पॉइंट लोड भी हो सकता है। तो क्या होता है कि यहाँ 2 होती है रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शंस, जिसको हम बोलेंगे VA और VB, और एक दूसरे को बैलेंस करती हुई 2 होती है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट या क्षैतिज प्रणोद। मैं अभी इस बात पर चर्चा नहीं करूँगा कि दोनों बराबर क्यों होते हैं, लेकिन ये बराबर होते हैं, दोनों H और H बराबर होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो 3 हिंज्ड आर्च है ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, यानी कि स्थितिकतया निर्धारित संरचना है। यानी इसमें जो साम्यावस्था की जो 3 शर्तें होती हैं, 3 जो समीकरण होती हैं, क्षैतिज बलों का बीजी योग 0, ऊर्ध्वाधर बलों का बीजी योग 0 और आघूर्णों का बीजी योग 0, यानी कि सिग्मा H बराबर 0, सिग्मा V बराबर 0 और सिग्मा M बराबर 0। इन 3 समीकरणों से सारे काम हो जाते हैं, किसी चौथे समीकरण की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको जब हम साम्यावस्था की 3 जो शर्तें उपलब्ध हैं उनसे इसको हल कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे ये स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है, यानी कि स्थितिकतया निर्धारित संरचना है।
क्या है कि एच और एच दोनों बराबर होते हैं, तो एक ही अननोन हुआ। वी ए और वी बी ये दो अननोन है, तो कुल मिला के 3 अननोन हो गए। सिग्मा एच बराबर 0, सिग्मा वी बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0 से तीनों निकल जाएंगे। खास बात क्या होती है कि आप जानते हैं कि जहाँ भी कोई एंड हिंज होता है वहाँ पे मोमेंट 0 होता है। तो हम 3 जो समीकरण बनाएंगे इसके अंदर मुख्य रूप से देखिएगा। एक तो हम बनाएंगे कि वी ए प्लस वी बी, ये दोनों वर्टिकल रिएक्शंस, इनकी जोड़ बराबर एक्सटर्नल लोड, जो भी होगा क्वेश्चन में दिया गया, पॉइंट लोड है, यूडीएल है, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ए पे लेंगे मोमेंट और करेंगे सिग्मा मोमेंट अबाउट ए बराबर 0। इससे क्या होगा कि ये एच और वो एच ये दोनों एक ही लाइन में है और ए से पास होती है, इनका मोमेंट ए पे बनेगा नहीं। और ये वी ए भी ए से पास हो रहा है, इसका भी बनेगा नहीं। तो ये जो वी बी है इसका मोमेंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो वी बी इंटू ये डिस्टेंस आपको पता होगी एल स्पान के बराबर, एल बराबर जो भी लोड्स होंगे ना उसका मोमेंट आ जाएगा। अब वो लोड अलग अलग केस में अलग हो सकते हैं, जैसे यूडीएल है, पॉइंट लोड है, तो वो अभी मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो बात पता पड़ेगी। लेकिन जो भी होगा मोमेंट लोड का हमेशा क्लॉकवाइज, ये मोमेंट तो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और वो जो लोड लगेंगे ऊपर नीचे जैसे भी वो लगेंगे सारे मोमेंट क्लॉकवाइज। तो आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये बनेगी पहली इक्वेशन, ये बनेगी दूसरी इक्वेशन। और एक क्या होता है कि जो सी है उस पर मोमेंट 0 होता है क्राउन पे। अब आप उसको राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ इसका जो राइज है वो मान लीजिए एच है और मैं सी पे मोमेंट ले रहा हूँ और कह रहा हूँ कि एम सी बराबर 0, इसका मतलब क्या कि हम सी पे अगर मोमेंट लें तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मोमेंट बराबर होंगे तभी तो 0 होगा। तो अगर हम कहें सी पे मोमेंट लेके की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, ये देखिए वी बी है ना, रिएक्शन ये ऊपर जा रही है, यानी कि सी पॉइंट के राइट में ऊपर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मोमेंट बन जाएगा ये वी बी इंटू L/2 बराबर, मोमेंट में सी भी ले रहा हूँ, ध्यान रखना मोमेंट में सी भी ले रहा हूँ, तो ये वी बी इंटू डिस्टेंस L/2 बराबर ये एच मोमेंट में फिर आपको कह रहा हूँ मोमेंट में सी भी ले रहा हूँ, तो ये एच ये रहा, ये एच हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंटू ये डिस्टेंस स्मॉल एच, तो एच इंटू एच। बस यूँ आप अगर लेफ्ट से लोगे तभी हो जाएगा, सामने बस है ना। तो ये 3 जो इक्वेशन बनती हैं इनसे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपको थोड़ा रफली समझाया है ताकि एक बार आप जब खाली कागज़ पर समझाते हैं ना वो अच्छा समझ में आता है। मैंने ये पहले से लिखा हुआ पढ़ा सारा, आप इसको समझ नहीं पाते, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं शुरू करता हूँ अपना जो मैंने लिखा हुआ है उसके हिसाब से। देखिए ये 3 हिंज्ड आर्च स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, स्थितिकतया निर्धारित संरचना होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। एच कहलाता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, वी ए और वी बी कहलाते हैं वर्टिकल रिएक्शंस एट ए एंड बी, सी इसका क्राउन है, ए और बी सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स पे ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इधर भी उधर भी बराबर होते हैं, वी ए वी बी वर्टिकल रिएक्शंस हैं। अच्छा अगर आपको यहाँ पे आर ए निकालना पड़ जाए तो चूँकि एच है हॉरिजॉन्टल, वी ए वर्टिकल, तो आर ए बराबर √h² प्लस वी ए स्क्वायर, वहाँ आर बी निकालना पड़ जाए तो आर बी बराबर √h² प्लस वी बी स्क्वायर, और अपन बाद में एंगल भी निकाल सकते हैं अपन tan थीटा बराबर सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एस से। एनीवेज अब इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ये जो क्राउन है इसकी हाइट h है और क्राउन एग्जैक्टली इसके मिड वे में होता है, टॉप पे होता है, तो ये h है और ये L/2 हो गया, ये भी L/2 हो गया। टोटल इसकी लेंथ कितनी है, इसका स्पान जो है क्या है, L है। अब हमने क्या किया, ये जो पैराबोलिक शेप है ना, हम चाहते हैं इसकी इक्वेशन बनाना। इस 3 हिंज्ड आर्च की जो इक्वेशन बनेगी उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं सारे, और कैसे बनाए इसको देखिएगा। तो मैंने एक पॉइंट P बनाया और पॉइंट P कंसिडर किया इसके ऊपर। एक्चुअली इसका जो लोकस है, इस पॉइंट P का लोकस यानी एक बिंदु पर ही ये आर्च है, तो मैंने इस पर एक पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY। अच्छा मैंने ओरिजिन माना है इस A पॉइंट को, यानी A पॉइंट से अपन नापें तो ये डिस्टेंस x हो गई ना, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेट XY है, तो ये तो x हो गया, देखिए ये x हो गया, और इसकी हाइट जो हो गई y हो गई, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेट्स XY है। अब देखिएगा आर्च इज़
पैराबोलिक, हैंस बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़। आर्ट्स जो है ना परवलय के रूप की होती है, पैराबोलिक होती है। तो जो गणितीय जो प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की, जो क्लास 11-12 में पढ़ते हैं, लेकिन अभी उसको नहीं करना, अपन को याद रखना है इसको। प्रॉपर्टी क्या होती है पैराबोला के हिसाब से कि ये जो y है, ऑर्डिनेट y इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट k इंटू, अब क्या होता है सर, ये y इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट k इंटू ये जो डिस्टेंस है ना x, और वो डिस्टेंस कितनी बच जाएगी l माइनस एक्स, क्योंकि पूरा स्पान l है। तो ये x और ये l माइनस एक्स को गुणा कर दो, तो y इज इक्वल टू x इंटू एल माइनस एक्स, और एक कांस्टेंट k इसमें आएगा। इसको आप याद कर लें, इसको रट लें आप, तो ठीक रहेगा। y इज इक्वल टू k इंटू एक्स, कभी मौका पड़ेगा आगे, कभी कोई अपना योग बनेगा कोई तरह का पढ़ने का किसी भी स्टेज पर, आप डिप्लोमा कर लें, बाद में बीटेक करेंगे, आप बड़े बड़े एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए, तब आपको मैं ज़रूर बताऊँगा इस बारे में कि ये क्यों होता है। तो y इज इक्वल टू k इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, ये आपको याद रखना है, k इज़ ए कॉन्स्टेंट। अब हमें k निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालना है, देखिएगा, अगर ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स इंटू एल माइनस एक्स, इसमें मैं c, एक्चुअली c पॉइंट भी तो इस अपने कर्व पर आ रहा है, c पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द कर्व, तो ये इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, जब c पे आ जाएगा ये पॉइंट p, तो x कितना बन जाएगा, x अभी इतना है ना, x बन जाएगा l/2, और y कितना बन जाएगा h, कहाँ पे, c पर। तो लिखा फ्रॉम एट x बराबर l/2, y बराबर h, तो x की वैल्यू l/2 और y की वैल्यू h रख देंगे 1 के अंदर, लिखा ना फ्रॉम 1, तो y की जगह लिख दिया h, k तो निकालना है, x को l/2, l तो l है और x l/2। जब सॉल्व करेंगे तो h बराबर k l/2 इंटू l में से l/2 घटाएंगे तो l/2 बचेगा। इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 इंटू एच बटा एल स्क्वायर, तो k आपको मिल गया। अब k जैसे मिलता है ना, इस k की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो आपको y इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, ये देखिएगा, y इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स। इसको जरा मैंने बॉक्स में बना दिया, y इज इक्वल टू 4hx इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर। ये इस 3 हिंज्ड आर्च की इक्वेशन है। आप किताब में क्वेश्चन करेंगे अपनी बुक से, तो आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है, इसको आप याद रखें। इक्वेशन 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इक्वेशन ऑफ 3 हिंज्ड आर्च, याद रखें इस चीज़ को। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके, जो मैंने देखे हैं MCQs, जो पिछले 2 पेपर देखे 2016 स्पेशल में, उसके बेस पे मैं अगला काम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कुछ केसेस लिए आपको समझाने के लिए। पहला केस, जैसे मान लीजिए इस 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च पर एक W पॉइंट लोड लग रहा है और हमें कुछ बातें निकालनी है। अननोन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, हमको तो ये पता होनी चाहिए कि 3 इक्वेशन कौन सी काम में लेनी है, फिर जो चाहे आपसे पूछ लिया जाए, आप उसको निकाल पाएंगे। तो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था खाली पेज पर कि ये VA और VB मिलकर कुल लोड होगा W के बराबर, तो VA प्लस VB बराबर W, पहली इक्वेशन। फिर सिग्मा मोमेंट अबाउट A बराबर 0, क्योंकि साम्यावस्था है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो H और ये S तो दोनों A से पास हो रहे हैं, VA भी A से पास हो रहा है, तो VB इंटू L बराबर HW इंटू, अच्छा मैंने इस W की है ना क्राउन से दूरी मानी है x, अगर इस वेट की डिस्टेंस क्राउन से x है तो A से कितनी होगी, ये l/2 है ना, तो l/2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा VB इंटू ये रहा VB इंटू L, VB इंटू L बराबर ये W इंटू l/2 माइनस एक्स, क्योंकि W है ना ये, तो डिस्टेंस ही लेनी पड़ेगी आपको, ये l/2 माइनस एक्स हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और तीसरी मैंने आपको बताया था, हमेशा क्राउन जो होता है उस पर मोमेंट 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, हिंज है, तो MC बराबर 0। तो देखिए MC जब 0 करते हैं ना, तो आप इसको राइट हैंड से भी कर सकते हो, लेफ्ट से भी कर सकते हो। आसान किधर से रहेगा, राइट से। राइट से किया मैंने, तो क्या आगे देखिएगा, C पे मोमेंट 0 लेना है, मतलब C पे मोमेंट 0 होगा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है। तो C पर जो मोमेंट लूँगा, मैं आपको पहले खाली पेज में समझा चुका था कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगा VB का, VB इंटू l/2, देखिएगा VB इंटू l/2, और क्लॉकवाइज रहेगा इस H का, तो H इंटू स्मॉल h, बस ये हो गया लो। अच्छा, आप अगर आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं
जो करना चाहिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने और लगा के इसको, ये तो आर का मतलब क्या होता है, इसको मैंने राइट से किया है, अब मैं इसको लेफ़्ट से कर रहा हूँ। लेफ़्ट से कैसे करेंगे, देखिए लेफ़्ट में आ जाओ सी के। जब सी की लेफ़्ट की बात करेंगे अपन, तो लेफ़्ट के तो देखिएगा ये डब्ल्यू है, ये एच है और ये वी है। अब जब सी पे मोमेंट ले रहा हूँ मैं, सी पर, इस सी पॉइंट पर, तो ये डब्ल्यू आ रहा नीचे, लेफ़्ट नीचे, लेफ़्ट में नीचे मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे और राइट हैंड में एच, नीचे और राइट हैंड में। देखिए ध्यान से, अगर इस पॉइंट के कोई फोर्स नीचे हो लेफ़्ट में, अथवा नीचे जो हो वो राइट हैंड में हो, तो दोनों ही एंटी क्लॉक बनाते हैं। ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और वो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इसका मतलब इस डब्ल्यू का मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा और इस एच का भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डब्ल्यू का मोमेंट क्या बनेगा, डब्ल्यू इंटू एक्स, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस एच इंटू स्मॉल एच, एंड इट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि सिग्मा मोमेंट जीरो होता है ना सी पर, एम सी जीरो होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज वी ए इंटू एल बाई टू। देखिएगा मैंने जो बताया, डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस दिस एच इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू वी ए इंटू एल बाई टू। इन दोनों में से कोई सी इक्वेशन काम ले लो, वो तीसरी हो जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनमें से कोई एक ले लो। इन तीन की सहायता से आप जो ज्ञात करना चाहो, जो फाइंड करना चाहो फाइंड कर सकते हो। तो ये मैंने आपको अब तक 2 पेज कराए इसके। अच्छा, एक केस और मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए लोड यहाँ पे पॉइंट लोड ना होकर यूडीएल होता, वो भी थोड़ा सा स्मॉल एल लंबाई का, एल बाई टू से भी छोटा, तो कुछ नहीं है, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू, ये ना पर मीटर होता है, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल कर लेंगे पहली इक्वेशन। फिर यहाँ मोमेंट जीरो करेंगे तो वही चीज़, वी बी इंटू मोमेंट ए भी लेना ना, तो वी बी इंटू एल, वी बी इंटू एल। अब इसका लेंगे मोमेंट, तो डब्ल्यू इंटू स्मॉल एल को लोड बन जाएगा, ये पर मीटर है, इसको गुणा करेंगे दूरी से, लोड की लंबाई से, और सीजी आती है सेंटर में, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल तो पूरा फोर्स बन गया, और उसको गुणा करेंगे तो एल बाई टू करना पड़ेगा, इंटू एल बाई टू। और तीसरी इक्वेशन हम यहाँ लेंगे, मोमेंट सी पे जीरो करेंगे इसको, तो वही पहले की तरह वी बी इंटू एल बाई टू बराबर कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच। ये अगर आप लेफ्ट से करना चाहें तो देखिएगा, ये एच इंटू स्मॉल एच प्लस ये डब्ल्यू इंटू एल लोड है, उसकी सी जी यहाँ आएगी, और दूरी मोमेंट यहाँ ले लेना, तो ये पूरा था एल बाई टू, और यहाँ से ये स्मॉल एल का आधा घटा देंगे, तो एल बाई टू माइनस स्मॉल एल बाई टू, तो एल बाई टू माइनस स्मॉल एल बाई टू इंटू डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल बनेगा टोटल लोड, और इजिकल टू क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा इसके ऊपर, ये वी ए इंटू एल बाई टू, वी ए इंटू एल बाई टू, वही पहले की तरह। अब हो सकता है कि ये मतलब आपके जो यूडीएल है ये यहाँ तक नहीं होगी, पूरा हो जाए, ऊपर तक हो जाए, यानी आधे स्पैन तक आ जाइए, उस केस में जो स्मॉल एल है वो एल बाई टू बन जाएगा, कैपिटल एल बाई टू बन जाएगा, वो बन जाएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। वो हम पेपर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ये मैंने जो आपको 3 पेजेस में जो थ्योरी बताई है, मैं इसके आधार पर अब कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ आपके ऑब्जेक्टिव का। 4 क्वेश्चन आए अब तक, मैं चारों ही आपको करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तो 2016 में क्वेश्चन नंबर 21 है, तो आपको पढ़ के सुना दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2016 में क्वेश्चन नंबर 21, 2016 में क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिएगा, 2016 में क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये देखिए, ये 21 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये रहा, ये रहा। एक परवलयिक मेहराब की विस्तृति स्मॉल एल एवं केंद्रीय उठाव स्मॉल एच है, तो उसकी समीकरण होगी, द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पान एल एंड राइज एच इज गिवन बाय। ये 4 इक्वेशन आपको दे रखी है, चारों आपके सामने पड़ी है, वाई इजिकल टू। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैंने अपने नोट्स में जो बताना कैपिटल एल, उसकी जगह यहाँ पे आपके स्मॉल एल है। तो हमारे जो फॉर्मूला बना था ये रहा, हमने याद होगा आपको फॉर्मूला डिराइव किया था, इफ़ यू रिमेंबर, हम इसको डिराइव कर चुके हैं इस फॉर्मूले को, तो देखिएगा आप, ये हम फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं। ये देखिएगा,
y इज इक्वल टू 4hx इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर। अब मेरा ये जो लिया गया एल है वो कैपिटल है और इस पेपर में एल है वो स्मॉल है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4h इंटू एक्स इंटू स्मॉल एल माइनस एक्स अपॉन स्मॉल एल स्क्वायर हो जाएगा। इसके अंदर देखिएगा ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है आपके, ये रहा देखिए y इज इक्वल टू 4h x इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर, ये डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, लिखा ना, तो वो क्वेश्चन पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पे। 3 हिंज डार्ट्स के ऊपर है और ये क्वेश्चन नंबर 21 था पेपर के अंदर। अच्छा, इसमें एक और बात मैंने जो नोट की पेपर के अंदर, भाई इसने तो कह दिया द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पान एल। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, 3 हिंज्ड वर्ड इन्होंने यूज़ ही नहीं किया जबकि यूज़ करना चाहिए था। ये कोई ऑर्डनरी आर्च के लिए बात नहीं हो रही है, 3 हिंज्ड आर्च के लिए हो रही है। इन्होंने यहाँ 3 हिंज का ही नाम दिए ही नहीं, लेकिन चूँकि आपके कोर्स में 3 हिंज ही है इसलिए मान के चलते ये 3 हिंज का है। तो ये इसका ऑप्शन होगा चौथा सही, y इज इक्वल टू 4h अपॉन स्मॉल एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू स्मॉल एल माइनस एक्स, आंसर डी। अब इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 और सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 इसी पेपर का। क्वेश्चन 24, एक त्रिगर्तीय वक्र पर सामान्यतः गर्त आलंबों पर एवं ए 3 हिंज्ड आर्च इज जनरली हिंज्ड एट इट सपोर्ट्स एंड, यानी वो जो 3 सपोर्ट्स होते हैं ना 3 हिंज्ड आर्च में, 2 तो सपोर्ट पर होते हैं, 2 तो होते हैं सपोर्ट्स पर ए और बी पर, तीसरा कहाँ होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो लिखा एट 1 क्वार्टर स्पान, दूसरा एनीवेयर इन द रिब, तीसरा एट द क्राउन, चौथा नन ऑफ दिस, यानी कि चौथा ही स्पान पर गलत है, एनीवेयर इन द रिब गलत है, क्राउन पर सही है, नन ऑफ दिस गलत है, यानी क्राउन पे यानी कि शीर्ष पर। मतलब क्या कहने का इसका, तो मैंने आपको अभी ये बताया था फिगर बना के, इस प्रकार से ये देखिएगा, ये क्राउन है ना, इस पे ये हिंज होता है, एक क्राउन पर ही होता है 3 हिंज आर्च के अंदर। इसने कहा था पहला क्वार्टर स्पान, क्वार्टर का मतलब ये तो ये आधा स्पान हो गया, ये इसका अगर यहाँ होता L/4 पर तो कहते इसको क्वार्टर स्पान। एनीवेयर का मतलब इस पर कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ वो गलत है। हम जानते हैं कि ये क्राउन पर ही होता है, तो जो क्राउन पर बताया तीसरा हिंज वो सही आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपके हो गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक त्रिगर्तीय वक्र पर सामान्यतया गर्त आलंबों पर एवं ए 3 हिंज्ड आर्च इज जनरली हिंज्ड एट इट सपोर्ट्स एंड, एक चौथाई विस्तृति पर गलत, रिब पर कहीं पर भी गलत, शीर्ष पर सही, इनमें से कोई नहीं गलत, तो इसी आंसर इसका हो जाएगा, आंसर सी। ये पेज नंबर 4 आपका हो गया। अब पेज नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 2016 में आया हुआ, 2016 में क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिएगा एक बार समझ लें इसको आप, क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, मैं तो समझाता हूँ ना इसलिए समय लग रहा है, लेकिन जब आप समझने की बात करेंगे तो ये कुछ मतलब तो आधा या 1.5 मिनट का सवाल, मुश्किल 1 से 1.5 मिनट का सवाल होता है ये। देखो, एक 3 कब्जों की परवलयिक मेहराब यानी कि पैराबोलिक आर्च जिसकी विस्तृति स्मॉल एल और केंद्रीय उठाव स्मॉल एच पर एक समवितरित भार W, नॉर्मली अपन यूडीएल के लिए स्मॉल W यूज़ करता है। नॉर्मली अपन जब कभी सवाल करते हैं ना तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए स्मॉल W किलो न्यूटन पर मिनट लिखा जाता है, पर जब इसने कह दिया नहीं मैं तो कैपिटल W लिखूंगा तो हमको फिर यही लेके चलना पड़ेगा, कैपिटल W किलो न्यूटन पर मीटर, ये ध्यान रखना। तो एक समवितरित भार W पूर्ण विस्तृति पर लग रहा हो तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। क्षैतिज प्रणोद WL²/8H होगा, पूरे बीम पर शियर फोर्स 0 होगा, पूरे बीम पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, और उपरोक्त तीनों आंसर सही हैं, ये बात कही गई है। तो अगर हमको ये पता पड़ जाए कि सही है तो हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखते, अच्छा वो इंग्लिश में, इफ़ ए 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च स्पान L and rise H is carrying a uniformly distributed load W over the entire span, तब आपके लिए कहा गया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है वो WL²/8H, shear force will be 0 throughout, बेंडिंग मोमेंट विल बी 0 थ्रू आउट, ऑल ऑफ द अबव। और इसमें से कौन सा होगा ये तब हम कर पाएंगे जब मैं H की वैल्यू निकाल दूँ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की। वैसे बता दूँ पहला आंसर सही है इसका।
ये देखिएगा इसने क्या कहा है कि पूरा जो है यूडीएल लगा हुआ है। तो देखिए मैंने इस बार यूडीएल पूरे स्पान लगा दिया एल लंबाई का, ये पूरी एल लंबाई का यूडीएल है। डब्ल्यू में लिखा कैपिटल पर मीटर। अब वही सारी बातें हैं एच है वी ए वी वी ए। तो देखिए ये लोडिंग कैसी है, सिमेट्रिकल सममित भारण है। इसका मतलब जितना भार आ रहा कुल ऊपर से उसका आधा लेगा ये सपोर्ट, आधा लेगा वो सपोर्ट। तो वी और वी बराबर लिखा मैंने यहाँ पे। चूँकि लोडिंग सिमेट्रिकल है इसलिए वी और वी बराबर होंगे। और इनकी जोड़ कितनी है, व्हाट इज़ वी ए प्लस वी बी, दिस डब्ल्यू इंटू एल, कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एल। तो वी ए प्लस वी बी बराबर डब्ल्यू इंटू एल। जब वी और वी बी की जोड़ डब्ल्यू इंटू एल है, जब वी ए और वी बी की जो जोड़ है वो ये ध्यान रखना, इट इज़ कैपिटल एल। ये मैंने जल्दी से इसको स्मॉल ले लिख दिया यहाँ पे, तो कई बार ये गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, तो आप लोग ध्यान रखें। इट इज़ नॉट स्मॉल एल, इट इज़ कैपिटल एल। क्यों, ये कैपिटल एल है तो ये कैपिटल एल है। तो वी ए प्लस वी बी कितना है, कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एल। यूडीएल है ना, इसलिए आपको गुणा करना पड़ा स्पान से। अब अगर दोनों की जोड़ ये है तो दोनों बराबर हैं, कितने हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। डब्ल्यू एल बाई टू, यानी ये वी बी जो है ये भी डब्ल्यू इंटू एल बाई टू है, और ये जो वी ए है ये भी डब्ल्यू इंटू एल बाई टू है। अब देखिए एम सी जीरो है सी पे। अब सी पे अगर मोमेंट जीरो करूँ मैं राइट, अच्छा इसमें राइट से लेफ्ट से बराबर है, उधर भी यूडीएल इधर भी यूडीएल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अगर मैं मोमेंट जीरो करता हूँ इस सी पर तो क्या होगा देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो यूडीएल है ये लग रहा है नीचे, सी पॉइंट की अबाउट ये नीचे, ये कोई सी पॉइंट है, ये इधर यूडीएल है, तो इसका भार नीचे आएगा ना। ये मोमेंट कैसा बना, क्लॉकवाइज। अच्छा ये एच ये भी क्लॉकवाइज, और ये वी वी ऊपर है, राइट ऊपर, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो वी वी आप देख रहे हैं ना, ये वी वी ये वाला, ये तो बनेगा मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, ये बनेगा यूडीएल का क्लॉकवाइज, और इस एच का भी बनेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे है और लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे भाई अपन, देखिएगा दिस कैपिटल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू पर मीटर कितना है, कैपिटल डब्ल्यू, दूरी कितनी है, पूरा नहीं लेना अपन को, हम मोमेंट सी पर ले रहे हैं, तो ये आधा इसमें काम आएगा, यानी कि एल बाई टू, तो डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। एक मिनट, अच्छा सॉरी मैं गलत था, ये मैं ही गलत था। इसमें मैंने देखिए कैपिटल की, इसको मैंने कर दिया था कैपिटल एल, वास्तव में ये स्मॉल एल ही है। अरे भाई आपको जो दिया ना क्वेश्चन में, देखिए विस्तृत स्मॉल एल दे रखी है आपको, मैंने एक गलती ज़रूर कर दी थी, ये लिखा मैंने कैपिटल एल, इसको मुझे लिखना चाहिए था स्मॉल एल, बस ये स्मॉल एल है। और ये लिखा ना मैंने डब्ल्यू एल बाई टू, ये एल लिखा था मैंने कैपिटल, इसको लिखना पड़ेगा स्मॉल। हालांकि इस यूडीएल इसमें कोई न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलती तो गलती होती है। तो डब्ल्यू इंटू स्मॉल एल बाई टू, ये भी डब्ल्यू इंटू स्मॉल एल बाई टू, और स्मॉल एल है, तो ये वापस से देखिए डब्ल्यू इंटू स्मॉल एल हो गया, ठीक है ना। हाँ अब देखिए आप ध्यान से, तो अपन सी पे कर रहे हैं मोमेंट जीरो, डब्ल्यू इंटू स्मॉल एल बाई टू इंटू एल बाई फोर। क्यों कि इसकी सी जी यहाँ सेंटर में आएगी, अगर ये एल बाई टू है तो एल बाई टू का आधा करेंगे तो एल बाई फोर होगा ना, सी पे मोमेंट ले रहा हूँ इस यूडीएल का, तो डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर, ये देखिएगा डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर, कैसा मोमेंट बना, क्लॉकवाइज। और ये एच भी बनेगा क्लॉकवाइज, तो ये कैपिटल एच इंटू राइज स्मॉल एच, ये इज इक्वल टू वी बी, ये वी बी मोमेंट यहाँ ले रहा हूँ ना, तो वी बी की दूरी कितनी होगी यहाँ से, वी बी की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये डिस्टेंस, यानी कि स्मॉल एल बाई टू इंटू एल बाई टू। अब देखिए ये जो कैपिटल डब्ल्यू है, इसको एल इंटू एल से गुणा करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये एच इंटू एच है बराबर, ये वी बी जो है ये डब्ल्यू एल बाई टू था, और एल बाई टू है ही है, तो ये क्या हो गया, एच इंटू एच निकल गया, कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 4, इधर जाएगा तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8, और 1/4 में से 1/8 घटाएंगे तो 1/8 ही बचेगा ना, तो 1/8 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर, और हमें निकालना एच है, तो ये स्मॉल एच का भाग लग जाएगा, तो एच आ गया
W स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 8h। अब देखिएगा W स्मॉल एल स्क्वायर 8h ये है आपके। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है ये W एल स्क्वायर अपॉन 8h होता है। इसका वाला आपका ऑप्शन ए सही है। वैसे भी सोचने की बात है, इतना जब लोड लग रहा है, आर्च है, पॉइंट लोड हो सकता है, तो भाई शेयर फोर्स तो पूरी जो मेहराब या जो पूरी जो ये आर्च है इस पर जीरो तो नहीं हो सकता, और बेंडिंग मोमेंट हर जगह तो जीरो नहीं हो सकता, लिखा ना थ्रू आउट। तो आंसर सही वही था, लेकिन आपको समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको किया। एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, देख दिया उत्तर लिख देंगे आप। तो ये हमने आपको एक क्वेश्चन करके बता दिया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ आज के इस वीडियो का, देखिए ध्यान से। ये जो है ये 2016 स्पेशल में आया हुआ है, 2016 के स्पेशल एग्ज़ाम आया हुआ है ये। और क्वेश्चन नंबर है 10वां, क्वेश्चन नंबर है 10वां। ये देखिएगा, चित्र में दर्शाए 3 कब्जेदार मेहराब के लिए h का मान ज्ञात करो। ये देखो 3 हिंज आर्च है, ये 2 जगह हिंज है, ये ग्राउंड पे हिंज है, ये 4 मीटर है, ये 10-10-20 मीटर है, ये h है। और इस पर तो कोई एक भी मिस्टेक इसमें कर दी इन्होंने, क्या एक लोड अलग से लगा दिया। एक्चुअली ये इसे सीध मानना चाहिए था यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया इन्होंने। जो भी हो ये अंडरस्टूड है। इंग्लिश में लिखा हुआ चीज़, इस पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 16, 8, 24 और 32। अब इसमें कोई रटना तो हमको है नहीं कि आंसर क्या आएगा, हमें तो बेसिकली करना हर चीज़ को। तो आपको h निकालने के लिए कहा गया है, तो h निकाला मैंने। इतनी जो आपको बातें समझाई फिर किस लिए बताई। देखिएगा वही हमारा पहले वाला तरीका, ये VA और VB जुड़ के कुल लोड हो जाएगा। कितना कुल लोड, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है और 8 मीटर लंबा ये UDL है, तो 2 × 8 करना पड़ेगा ना, 2 × 8 16। VA प्लस VB ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, ये रिएक्शन, और ये नीचे कुल भार है, दोनों रिएक्शन मिलकर 16 किलो न्यूटन के बराबर होगी। तो VA प्लस VB = 16, इक्वेशन नंबर 1। अब हम हमेशा यहाँ ए पे मोमेंट लेते हैं, सिग्मा मोमेंट अबाउट ए बराबर 0। तो ये HS तो गुजर जाएगा ए में से, ए अब ये भी गुजर रहा है, तो VB का मोमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कितना मोमेंट हो जाएगा VB का, VB × 20, क्योंकि ए पे मोमेंट ले रहा हूँ ना, VB × डिस्टेंस कितनी हो गई, 20। और इस UDL का मोमेंट लेंगे तो 2 × 8 तो कुल फोर्स हो जाएगा, और 8 का आधा 4, तो 2 × 8 × 4, 2 × 8 × 4, ठीक है। 20 VB बराबर 8 दूनी 16 64, 64 में 20 का भाग लगा दिया, 3.2 आएगा। तो 3.2 किलो न्यूटन आ गई आपके VB, 3.2 किलो न्यूटन। और VA और VB की जोड़ कितनी है, 16। 16 में से 3.2 घटाएंगे तो 12.8 बचेगा, तो ये हो गया 12.8 किलो न्यूटन VA, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें करना है h का मान ज्ञात। h हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितनी है, तो मैं C पे मोमेंट लूँगा तो MC कितना होता है, 0। अब इसको राइट से करना कितना आसान है, देखिएगा आप। राइट में तो UDL नहीं आ रहा है, इसलिए कैलकुलेशन आसान हो गई, राइट से करते हैं। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इस h का मोमेंट बनेगा C की अबाउट क्लॉकवाइज, इसका बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो h × 4, C पे मोमेंट h × 4, h × 4 बराबर ये 3.2 × 10, 3.2 × 10, ये रहा। तो ये 32 में 4 का भाग लगाओगे, 8 किलो न्यूटन आ गया। अच्छा, मैंने आपको समझाने के लिए राइट हैंड साइड के साथ साथ में लेफ़्ट से भी कर दिया है, और करके फिर भी आंसर वो 8 ही आ रहा है। कैसे, देखिए, अगर मैं लेफ़्ट से करता तो क्या होता भाई, जैसे कि पहले क्या चुका था, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये मैं बात आपको समझा चुका था पहले। इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो VA का है, VA का ये मोमेंट, ये वाला क्लॉकवाइज। देखिएगा 2 × 8 इंटू, ये देखिएगा 2 × 8, 2 × 8 इंटू 10 - 4। 10 - 4 क्यों किया भाई, 10 तो ये है, और 8 का आधा 4 इधर से कम कर देंगे, प्लस h × 4, h × 4 बराबर 12.8 × 10। ये रिएक्शन 12.8 में निकली थी, तो 12.8 × 10 दूरी है। सॉल्व किया इसको भी हमने, तो 8 ही आया। तो इस तरह से ये हमने आंसर को वेरीफाई कर लिया, सेम आंसर आया, तो ओके कह दिया हमने यहाँ पे इसको। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको आज बहुत ही शॉर्ट के अंदर, ये वीडियो चला गया करीब 34 मिनट का हो गया, 35 मिनट होने वाले मेरे ख्याल से, जस्ट देख रहा हूँ मैं,
हाँ लगभग 35 मिनट ख़त्म होने वाले हैं। तो अगर 35-40 मिनट के अंदर कोई आपका चैप्टर क्लियर होता है तो कोई मेरे ख्याल से बुरा सौदा तो नहीं है, ये बहुत फ़ायदा का सौदा है। तो मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करना ना भूलें। भाई हम जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो हमको चाहिए लाइक्स, और जितना ज़्यादा आप लोगों के बीच में बांट सको, और चैनल चाहिए सब्सक्राइब। बस ये हमारी कमाई है, और ये कमाई आपकी शुभकामनाओं से बहुत ज़्यादा होगी अगर आप ध्यान देंगे तो। ये नहीं कि आपने कर तो लिया और सब्सक्राइब करना भूल गए, भूलना नहीं है, ठीक है, कीजिएगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।